नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। अंता में जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन मैंने न्यूज़रूम के सभी साथियों से बात की थी कि अंता चुनावों को न्यूज़रूम ने अपनी नजरों से कैसे देखा है। जो लोग न्यूज़रूम के भीतर बैठे हैं उनकी नजर में अंता में कौन चुनाव लड़ रहा है, और वो वीडियो आप लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों के उस पर कमेंट आए। कोई नरेश मीणा को जिता रहा था। यहाँ न्यूज़रूम के अंदर भी साथियों के मत अलग अलग थे। कोई नरेश मीणा को जिता रहा था, किसी को लग रहा था मोरपाल सुमन जीतेगा, कोई प्रमोद जैन भाया के पक्ष में भी था। और कमेंट जो कर रहे थे आप लोग, वो भी सबके पक्ष में कर रहे थे। कोई नरेश मीणा को जिताने वाले को कह रहा था कि वो सही है, कोई प्रमोद जैन भाया को जिताने वाले को कह रहा था वो सही है, और कोई मोरपाल सुमन को जिताने वालों में से सही था। हालांकि एक बात और, मोरपाल सुमन के समर्थकों के कमेंट उसमें भी बहुत कम थे। लेकिन मुझे लगा कि न्यूज़रूम ने अपनी नजर से जो आकलन किया है उसमें से सही कौन निकला और गलत कौन निकला, ये भी आप दर्शकों को बताया जाए ताकि आप ये समझ सके कि हमारे न्यूज़रूम के साथियों में कौन सही आकलन करता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप लोगों में से जीत का किस किसने बताया था? अच्छा, ओके। स्वाति ने उस दिन चूंकि ये बताया था कि प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतेंगे, और न्यूज़रूम में सिर्फ स्वाति ही थी शायद जिसने अकेली ने ये बताया था, कि या कोई और था? ओके। स्वाति, आपको कैसे लगा? आपका रिजल्ट सही गया? खुशी थोड़ी बहुत तो होगी होगी, जब विशेष तौर से टीम में जब कोई एक सही हो जाता है ना तो उसको तो खुशी होती होती है। कैसे आपको किन पॉइंट्स पे ये लगा कि यार प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतेगा? सर, मैंने वैसे तो बहुत ही कम कवर किया था इलेक्शन, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बेस पे आकलन किया था कि भाया जीतेगा। उनमें से पहली चीज़ तो ये कि उसकी रणनीति, अब चाहे वो पर्सनल बेसिस पे कहा जाए या पार्टी के बेसिस पे, तो उनकी रणनीति बाकी दोनों से ज़्यादा बेटर थी। और उनके साथ कहा जाता है कि जो अशोक चांदना है वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, तो वो भी उनके साथ थे, तो एक प्लस पॉइंट उनके पास ये भी था, जिसको मैंने देखा। तो ये इनका एक बेसिक पॉइंट है। दूसरा, उनके पास एक लोकल फैक्टर था, जैसे कि नरेश मीना बाहर से आए हुए थे और मोरपाल सुमन भी। तो लोगों को एक बार ये भी लगता है कि जो भाया है वो यहाँ के लोकल हैं, वो चुनाव जीतने के बाद उनके लिए कुछ भी काम करेंगे, थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं लेकिन करेंगे उनके लिए काम। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये 2 बेसिक रहे। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि नरेश मीना की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास भाया जैसी ऐसी कोई खास रणनीति नहीं थी, और पार्टी का सपोर्ट कहा जाए तो वो भी भाया के पास शुरुआत से था। नरेश मीना के पास नहीं था, मोरपाल सुमन के पास आया, लेकिन बाद में आखिर में वसुंधरा राजे भी आई, भजनलाल शर्मा भी आए, तो कह सकते हैं कि वो शायद भाया के प्रचार को देख के आए हों। तो एक ये वजह भी रह सकती है कि पार्टी का सपोर्ट उनके पास हमेशा से था। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आ रही है, क्योंकि उस दिन भी न्यूज़रूम के साथियों से मैंने ही बात की थी। स्वाति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम, चूंकि पॉलिटिकल पंचायत की टीम 28 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक अंता में थी, लगातार 7-8 दिन तक थी, और उस समय तक भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे या गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेताओं की रैलियां नहीं हुई थी। तो उस वक्त वोटर साइलेंट था, और साइलेंट वोटर की जो राय थी वो ज्यादातर प्रमोद जैन भाया के हाँ, पक्ष में हाँ, थी। बिल्कुल सर, मैंने उस दिन भी कहा था कि आकलन किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन जो साइलेंट वोटर्स होते हैं वो लास्ट में पूरा मामला बदल देते हैं, तो ऐसा ही कुछ भाया के साथ भी हुआ। तो एक आंकलन अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यूज़रूम से भले ही अकेली स्वाति सही हुई हो, लेकिन जो फील्ड पर टीम गई थी पॉलिटिकल पंचायत की, जो फील्ड पर कवरेज हुई थी, वो हमारी फील्ड टीम का आंकलन भी सही निकला। हाँ सर। चलिए, इसके अलावा मैं सचिन के पास जाऊंगा। सचिन, आपने किसे जिताया था उस दिन? प्रमोद जैन सॉरी माफ कीजिए सुमन को जिताया था मोरपाल सुमन। मोरपाल सुमन को जिताया था, और इनका परिणाम इतना गलत था कि अब कंफ्यूज आ गए अभी। नहीं नहीं कंफ्यूज होने का नहीं है वो अभी बात उन्हीं का ही नाम आ रहा था बार बार इसलिए बोला। और मोरपाल सुमन मेरी जो गणना थी वो एकदम सही थी। मैं चूका हूँ शहर के वोटों से ओके। क्योंकि जो नगर के वोट है जो अंता के वो मुझे लगता था कि जैसे राजस्थान में हम अक्सर देखते हैं बीकानेर हो चाहे जोधपुर हो चाहे जयपुर हो जो नगर के जो अक्सर वोटर्स होते हैं वो भाजपा के ही फेवर में जाते शहरी हैं। इलाकों के। जी। लेकिन अंता में ऐसा नहीं हुआ। अंता के जब शुरू से हम लाइव कवरेज भी कर रहे थे तब से ही हम देख रहे थे जो शहर के जो वोटर्स हैं जब पेटियां खुलनी चालू हुई तब से ही मोरपाल सुमन पिछड़ रहे थे और प्रमोद जैन भाया को लीड वहीं से ही प्राप्त हो गई थी। हालांकि उसके बाद गांव के वोटर्स को मोरपाल सुमन ने अच्छे से साधा। लेकिन इसमें जो ये हार हुई इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान के लिहाजा उन्होंने बहुत लेट कर दी थी चुनाव प्रचार में जाने के लिए। यदि वे
6-7 दिन ज्यादा कैंडिडेट और समय पर घोषित करते, जी कैंपेन रैलियां रोड शो जो वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा ने किया वो समय पर होता तो शायद बेहतर होता। यस 7-8 दिन पहले, यदि चुनाव से 7-8 दिन पहले यदि वो कैंपेन हो जाती, वे रैलियां हो जाती, तो संभवतः आज परिणाम अलग होते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दूसरे नंबर पे तो फिनिश किया ही है मोरपाल सुमन ने। एक एक ये सचिन का पॉइंट काफी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा किया जा रहा है कि इस परिणाम में अगर भाजपा के फेवर में नहीं रहा है ये परिणाम, तो एक बहुत बड़ी वजह समय है। समय सबसे पहले जब कंवरलाल मीणा की अयोग्यता का फैसला आया तो भाजपा को उसी समय ये फैसला लेना चाहिए था कि हम उपचुनाव में जा रहे हैं, ताकि नए प्रत्याशी तैयारियां करते, ग्राउंड पर मेहनत करते, जो भी दावेदार होते, और फिर समय रहते जैसे चुनावों का ऐलान होता वो अपना कैंडिडेट घोषित करते। जबकि चुनावों का ऐलान होने तक बीजेपी के भीतर यही सहमति नहीं बनी थी कि हम राज्यपाल के जरिए कंवरलाल मीणा की सजा बचा करके उपचुनाव की नौबत ही नहीं आने देंगे या फिर उपचुनाव में जाएंगे। वसुंधरा राजे ये कोशिश लगातार कर रही थी कि हम राज्यपाल के जरिए सजा माफ करवा दें ताकि उपचुनाव हो ही नहीं और हमारे ही कोटे वो सीट बची रहे। लेकिन लास्ट में तो ऐसा हुआ नहीं, और यदि गेम हाथ से जा रही है तब उनको संभल जाना चाहिए था। मैं अब भी ये कहता हूँ कि 2028 के जो चुनाव होंगे वो अंत में फिर से बीजेपी आ ही जाएगी। मन समझाने को, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सचिन अपनी प्रेडिक्शन गलत हो गई है, उस दुख से उबरने के लिए वो कह रहा है कि मेरा आकलन अभी नहीं सही हुआ है तो 2028 में होगा। चलिए श्वेता, आपका उस दिन क्या आकलन था और क्या रिजल्ट निकला? सर वैसे तो मैं जियो पॉलिटिक्स कवर करती हूँ, पर जैसे कि बीजेपी की लहर चल रही है तो उस हिसाब से मैंने मोरपाल सुमन का नाम लिया था, और न्यूज़ रूम में भी मोरपाल सुमन की ज़्यादा चर्चा होती थी, तो मुझे लगा कि उन्हीं की जीत होगी। श्वेता जियोपॉलिटिक्स कवर करती है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े जो वेबसाइट पर आर्टिकल्स लगते हैं, वेबसाइट का जो इंटरनेशनल वाला सेक्शन है वो देखती है। इसलिए श्वेता को लगा कि शायद राजस्थान में सत्ता भाजपा की है, भाजपा का संगठन कौशल काफी तारीफ वैसे भी अच्छा माना ही जाता है, तो बूथ मैनेजमेंट के स्तर पे चुनाव जीत जाएगी, यही आकलन था। निखिल। सर मेरा आकलन कुछ ज़्यादा ही गलत निकल गया सर। हाँ, मैं नरेश मीना को जिता रहा था, वो तीसरे नंबर पर है। हाँ, शुरुआती रुझानों में सर वो दूसरे नंबर पे थे, फिर जब मोरपाल सुमन सर मैदान में आए वो फिर धीरे धीरे सर नीचे आ गए। सर जो मेरा आकलन था सर, मेरा आकलन जातीय समीकरण पे था। तुम इतने हताश क्यों लग रहे हो अपने आकलन के गलत साबित होने मात्र से? सर प्रिडिक्शन ज़्यादा ही गलत हो गया ना सर, दूसरे पे आता तो समझ आता, वो तीसरे पर आ गए। लेकिन लेकिन जैसे सचिन ने खुद को सांत्वना दी है, मैं आपको भी कह सकता हूँ क्योंकि निखिल ज्यादा बिहार चुनाव कवर कर रहा था, इसलिए हाँ हाँ बिहार चुनाव ज्यादा कवर कर रहे थे। तो जूही, आपने उस दिन कुछ प्रेडिक्शन दी थी? थोड़ा इधर घूम जाइए ताकि वो देख सके, वहां से कुछ आकलन किया था उस दिन? सर मैं तो इंस्टा कवर करती हूँ, और मैं नेताओं के भाषण जो होते हैं सब पूरा सुनती हूँ, और उसके जो मेन बाइट होते हैं मैं लगाती हूँ कि जनता को ये पता चले। तो उसमें से मुझे ये नरेश मीणा का एक बाइट आया था कि उन्होंने एक लड़की का नाम लेते हुए कहा था कि ये एक लड़की का मुझे कॉल आया है, और उसने वो बता रही थी कि जो भाया है उसने उसे 20 दिन तक प्रताड़ित किया है और मैं उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन अब अंतर से भाया जीत गए हैं, तो अब इसमें उस लड़की का क्या होगा? अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी रिजल्ट से ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिस लड़की का सार्वजनिक तौर पे नाम ले लिया गया था और अब भाया वहां से जीत भी गए हैं तो क्या होगा। खैर ये गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि नरेश मीणा को सार्वजनिक मंच से नाम का ऐलान करते हुए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अब उसकी पहचान सार्वजनिक हो गई है। नीतीश, ये नीतीश बिहार में भले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, लेकिन राजस्थान में आपका आकलन क्या रहा? बिहार में तो सर मैं जीत गया, लेकिन राजस्थान में जो चुनाव का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग था। खैर मैंने मोरपाल सुमन को बोला था कि वो जीतेंगे और दूसरे नंबर पे उन्होंने एंड भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो नरेश मीणा थे उनके हारने का सबसे बड़ा कारण था उनकी भाषा। जो भाषा वो अपना रहे थे, शायद अगर वो भाषा नहीं अपनाते, चुनाव मंचों पे जाकर के वो भाषा नहीं अपनाते, तो ज़्यादातर लोग उनके तरफ खींच करके आते। और दूसरा, मोरपाल सुमन के हारने का मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है, चूंकि मैं जीतने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि वसुंधरा राजे और राजस्थान के सीएम जब एक मंच पे, इतने बड़े चेहरे एक मंच पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो एक मत होता है वो एक तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन उनके हारने का कारण मुझे बाद में ये समझ में आया कि ये चीजें काफी देर बाद हुई, ये चीजें और पहले की जा सकती थी। अब मैं आप लोगों को उस आदमी से मिलाता हूं जिसके पिछले वीडियो में आपने सबसे ज्यादा फेवर में कमेंट किए थे और वो उधर चुपचाप बैठा है।
ये वैसे डेस्क पर हमारी टीम को लीड करता है, लेकिन दीपक ने उस दिन नरेश मीणा को जिताया था और दीपक ने जो तर्क दिए थे ना, आप लोगों ने सबसे ज्यादा दीपक के लॉजिक को सही मानते हुए कहा था कि दीपक सर जो कह रहे हैं वही बात सही है, लेकिन दीपक सर जो कह रहे हैं वही गलत हो गई। देखिए, राजनीति में तो ऐसा चलता रहता है कि जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है वो मतदान पेटी में नहीं दिखाई देता, और लाइव में भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि मत पेटी में उसको बदलना बहुत ही आसान काम नहीं होता। और मैंने नरेश मीणा के हार के कुछ 5 कारण अभी लिखे हैं, जैसे मैंने पिछले 5 कारण बताए थे, तो जरा हार का भी हमने एनालिसिस किया कि 5 वजह पहले बताई थी कि ये वो 5 वजह है जो जिसकी वजह से जीतेगा। आज चूंकि हार गया तो उसकी भी वजह बता रहा है। बिल्कुल, एक नेता को भी बताना भी जरूरी है और उनके समर्थकों को भी बताना जरूरी है। देखिए, पहला तो ये है कि एग्रेसिव उन्होंने लगातार बयानबाजी करना, वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और बहुत ही एग्रेसिवनेस से साथ कर रहे थे, जो युवाओं को तो प्रभावित कर रहा था और साथ ही जेनजी को प्रभावित करने के लिए काफी था, लेकिन बुजुर्गों को, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए वो काफी नहीं था। बिल्कुल। दूसरी वजह थी कि नरेश मीणा ने जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम कांग्रेस की बना दी। उन्होंने मोरपाल सुमन को काफी सॉफ्ट हैंडल लिया, जबकि आप जब निर्दलीय लड़ रहे होते तो आपके लिए सभी विपक्ष के तौर पर है। प्रमोद जैन भाया बीजेपी को भी टारगेट पर्याप्त करना चाहिए था। बीजेपी को टारगेट करना चाहिए था। वो बीजेपी के नाम पर सिर्फ वसुंधरा राजे को टारगेट कर पा रहे थे, भजनलाल शर्मा को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने बहुत सॉफ्ट बना दिया। तो वो जो सॉफ्टनेस थी ना वो खा गई उन्हें, क्योंकि ग्रामीणों से जो उन्हें वोट मिलना था नरेश मीणा को, वो मोरपाल सुमन की तरफ डाइवर्टेड हो गया। तीसरा बड़ा कारण यह है कि नरेश मीणा का बाहरी होना, क्योंकि अंदरूनी और बाहरी की जो लड़ाई पहले से चली आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा पिछड़ गए, क्योंकि आप 20 महीने में लगातार ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हो, तो जनता का भरोसा इस तरह नहीं जीता जा सकता कि आप एकदम से आओ चुनाव लड़ लो और जीत जाओ। तो ये एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ। और दूसरा ये था कि शहरी लोगों में जो है भाया की पकड़ काफी अच्छी मानी जाती रही है, और जब पहली मत पेटियां खुलनी शुरू हुई थी तो उसमें भी उन्होंने पकड़ बनाए रखी थी और अंत तक आते आते वही हुआ। और पांचवा जो बड़ा कारण है वो है कि रील बनाम रियल की जो लड़ाई होती है, उसमें रील में तो मेरे ख्याल से नरेश मीणा जीत ही गए, रियल में बेशक हार गए हो, लेकिन नरेश मीणा जीते जरूर है, चाहे वो रील में हो चाहे वो वीडियो में हो, क्योंकि उसके व्यूज अच्छे थे। आखिर के पॉइंट पर मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा। ये रील वर्सेस रियल की जो लड़ाई होती है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। रील की लड़ाई, और या फिर मैं एक बात कहूं कि रील में जो क्रेज होता है उसको रियल में क्रेज बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता है कि असंभव होता है, काफी मुश्किल होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजस्थान के एक प्रत्याशी थे जिनकी कैंपेन के शुरुआती फेज में उनके जो सटायर थे, उनका जो बोलने का स्टाइल था, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, लाखों लाखों व्यूज आए, मिलियंस ऑफ व्यूज आए। इसका नुकसान ये हुआ कि उस प्रत्याशी ने उसी रीच को अपनी पॉपुलैरिटी का पैमाना मान लिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर आने वाली रीच के आधार पर ही समझा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। परिणाम यह रहा है कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी और रील की रियलिटी दोनों में फर्क होता है। रील पर जो आपका क्रेज क्रिएट होता है उसको अगर आप ग्राउंड के क्रेज के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं तब जाकर के सफलता होती है। अकेली रील की जो पॉपुलैरिटी होती है उससे कामयाबी नहीं मिलती है। खैर, मुझे लगा कि दर्शकों ने जब आकलन सुना है न्यूज रूम के सभी साथियों का अंता चुनाव को लेकर के, तो चुनाव परिणाम के बाद भी सबसे बात होनी चाहिए किसका आकलन सही निकला और किसका गलत निकला। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।